तो कुछ डाउट डिस्कस करना है किसी को? सर वो क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चन भेजा है, उसको ग्रुप में भेजो भाई शान, उसको ग्रुप में भेजो ताकि बाकी लोग देखेंगे। सर मैंने भी क्वेश्चन ग्रुप में सेंड किया है। जी जी ट्राई करते हैं। ठीक है, आपने जो भेजा है ये कह रहा है fx be a non negative differentiable function on AB subset of R। इस तरीके से है कि एफ ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो ए बी मतलब रूट्स है इस फंक्शन का, है ना। और ऐसा भी है कि एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 4 है, और एफ डैश एक्स का मॉड जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू 4 है। ओके, L1 L2 be the straight lines given by the equation y is equal to 4 times x minus a and y is equal to minus 4 times x minus b। तो आप ये बताइए L1 L2, जो L1 लाइन नया लाइन है y is equal to 4 टाइम x माइनस a, L2 जो है y is equal to minus 4 टाइम x माइनस b, then which of the following statement is are true? जो y is equal to fx will always lie between line L1 and L2, will always lie अच्छा below, अच्छा जो लाइन है वो below होगा line L1 and line L2 के, y fx will always lie above line L1 L2 and the point of intersection of the lines L1 L2 lie on the curve y is equal to fx। तो आप ये देखिए, अगर इसको ध्यान से देखें तो लाइन L1 का स्लोप कितना है, जो L1 लाइन है उसका स्लोप कितना है 4 है ना। स्लोप इज व्हाट, dy अपॉन dx। हाँ, और जो आपका L2 लाइन है उसका स्लोप कितना है -4, और यहां से मैं अगर ओपन करूं तो ये -4 से 4 के बीच में है, राइट। तो अगर आप तो यहाँ आंसर ऐसे होगा क्या? कौन सा आ रहा है आपका ए और सी, A and C, so fx will always lie above line L1 L2। so अगर ग्राफ बना के आप रफली चेक करो, क्या हम ग्राफ का आइडिया ले सकते हैं। so अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, अच्छा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूं। so what if I integrate it from A to B, या मैं ऐसा करता हूं why don't you integrate A to X, ठीक, f dash t dt कर देता हूं। so what I'm doing, integrating so मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं a to x, यहाँ x था बट t बाद में इसलिए कर दिया क्योंकि x यहाँ भी और यहाँ भी x ठीक नहीं है। so जस्ट ये तो मतलब here if I write t there is no problem, ठीक है ना, f dash, तो यहाँ पे ऐसा किया मैंने। सिंप्लीफाई करते हैं तो इस बीच वाले का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कोई बताओ मुझे। इसका f dash x का इंटीग्रेशन fx अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो यू विल हैव fx माइनस कितना fa मोर देन इक्वल टू यहाँ कितना आएगा -4 टाइम x माइनस a, राइट, हाँ या x minus a, राइट, एंड हेयर यू विल हैव 4 टाइम x माइनस a। fa आपको कितना गिवन है 0, यहीं पे गिवन है। ओके, सो fx यू हैव इज मोर देन इक्वल टू -4 टाइम x माइनस a लेस देन इक्वल टू 4 टाइम x माइनस a। so now you see the first option, so why do always lie below the line, below, तो fx जो है इसके तो above है ना, ज्यादा है ना ये, this is more than this is L1। okay, one more idea you will get when
So here I integrated what a to x. तो लोअर एंड से x तक गया मैं. x can be anything between a and b. Now I will repeat the process. So since f dash x is between -4 and 4, ये क्वेश्चन में गिवन है, राइट. सो नाउ यू इंटीग्रेट इट बिटवीन x to b. सो आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं. यहां पर लेफ्ट एंड फिक्स किया, राइट एंड फ्री था. फ्री मतलब x कैन बी एनीथिंग बिटवीन a एंड b. यहां पे क्या किया हूं, लेफ्ट एंड मैंने फ्री किया, राइट एंड फिक्स है, मतलब x कैन बी एनीथिंग बिटवीन a एंड b. तो x वेरिएबल है, सो टिल b यू आर इंटीग्रेटिंग. सो f dash t dt 4 dt x to b -4 dt x to b. Now you think. So यहाँ पे क्या आएगा, fx minus fb. f dash x का इंटीग्रेशन fx अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो fb इज अगेन 0. डायरेक्टली लिख देता हूँ. सो fx विल बी लेस देन इक्वल टू 4 टाइम x माइनस b मोर देन इक्वल टू -4 टाइम x माइनस b. माइनस fx. y minus fx. Okay, yes you are right. So मैंने गलती कर दिया, राइट. हाँ. So यहाँ पे अपर लिमिट इज b एक्चुअली. यस. सो x to b है, तो f dash t का इंटीग्रेशन fx अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो fb minus fx, नॉट fx minus fb, जो मैंने गलती बोला था. सो fb minus fx, सो इट इज माइनस fx, राइट. ओके. अब इसको माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जस्ट. अच्छा यहाँ भी गलती लिखा ना मैंने. सो आई हैव आल्सो रिटन हियर रॉन्ग. ठीक. एक्चुअली मेरे दिमाग में ना वो x to b to x चल रहा है, तो इसलिए है ना. अभी x to b है, एक्चुअली लिमिट हमारा क्या x to b है. तो अभी ठीक करते हैं इसको. तो fx इज, तो यहाँ पे fb माइनस fx, तो fb इज 0. तो 0 माइनस fx मोर देन इक्वल टू यहाँ होगा -4 टाइम b माइनस x. ओके. एंड 4 टाइम b माइनस x. चेक करना कैलकुलेशन आप लोग. सो मुझे fx का लिमिट चाहिए, ठीक है ना. तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग माइनस ऑल साइड. तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. तो यहाँ 4 टाइम b माइनस x, यहाँ -4 टाइम b माइनस x. मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइड माइनस ऑल साइड, लेफ्ट साइड मिडिल साइड राइट साइड, इक्वालिटी चेंज हो गई. अब ठीक से लिख लो. सो ठीक से लिखेंगे तो किस फॉर्म में आपका L2 है, x माइनस बी टाइप का है ना. तो यहाँ पे ऐसा करो, फिट करो इसको. सो व्हाट विल हैपन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसको ठीक से लिखेंगे तो मोर देन इक्वल टू ये रहेगा. तो ये रहेगा, इसको ठीक से उस फॉर्म में लिखना है मुझे. आई वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ L2 टाइप का. तो x माइनस भी करना पड़ेगा ना. तो ये 4 टाइम x माइनस, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान देना मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ टर्म्स को. तो ये यहाँ गया, तो ये लेस देन इक्वल टू -4 टाइम x माइनस b होगा. मतलब इसको मैंने यहाँ लिखा, मतलब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके, इसको उधर लिखा माइनस कॉमन लेके. अब आप ए बी ऑप्शन इजीली डिसाइड कर सकते हो. लुक एट दिस एंड लुक एट दिस. यू कैन इजीली डिसाइड वेदर ए एंड बी आर ट्रू और नॉट. ए बी डी में से आप इजीली डिसाइड कर पाओगे. पहले देखो ए बी बताओ. सो नाउ यू डिसाइड वेदर ए बी आर ट्रू और नॉट. एफ एक्स विल ऑलवेज बिलो द लाइन L1. तो बिलो द लाइन L1, व्हाट इज L1? 4 टाइम x प्लस माइनस a, 4 टाइम x माइनस a. सो एफ एक्स इज बिलो द लाइन, यस और नो? यस हो गया, क्योंकि ये लार्जर वैल्यू है. सो एट एनी पॉइंट इट विल टेक मोर वैल्यू. सो दिस इज अबव द लाइन, दिस. ओके. एंड सेकंड ऑप्शन इज सेइंग y is equal to fx will always lie above the line. अच्छा दोनों यही कह रहा है, above या below एक साथ साइमल्टेनियसली ना. तो अगर ये ओके है, ठीक है, above line fx lie below L1, right? fx lie below L2, yes or no? ऑप्शन ए करेक्ट आएगा ना. हाँ एक करेक्ट आया ना, वही पूछ रहा हूँ. ये fx है, ये L2 है. सो हाँ ऑप्शन ए इज ट्रू. फाइन. दिस इज वन अप्रोच. अदर अप्रोच था ग्राफ बना के देख लेते. दिस इज वन अप्रोच. देयर आर मेनी डिफरेंट अप्रोचेस, डिपेंड करता आप सोचते कैसे हो. तो यहाँ मुझे f डैश दिखा, मैंने इंटीग्रेट कर दिया. सो ए ऑप्शन ट्रू हो गया, तो बी फॉल्स हो गया खुद ही. ठीक. ओके. अब आप डी देखो जरा. डी क्या बोला? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 L2 लाई ऑन द कर्व y is equal to fx. सो इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अगर आप सॉल्व करो तो
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L1 L2 lie on the curve y is equal to fx. हाँ, तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो जरा, क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लो, एक्स वाई की वैल्यू है ना, यू सबट्रैक्ट इट, यहाँ से इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, a plus b by 2. a प्लस बी बाई 2. ओके, तो सिमिलरली y भी आ जाएगा, y क्या आया, 2 times of b minus a. 2 टाइम्स b माइनस ए. बाकी लोग एक बार वेरीफाई कर लो, ठीक है. सो ठीक है, देन आप देखो ये लाई कर रहा है क्या एफएक्स पे, सेटिस्फाई करेगा एफएक्स हमारा इसको, आप यहां पुट करके देखो सेटिस्फाई करेगा. अगर आप यहां पुट करो एक्स की जगह वो पुट करो वैल्यू, तो क्या आएगी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 टू लाई ऑन द कर्व y इक्वल टू fx. तो ये डिसाइड करना ना कि सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा, ये करना ना. सो a to b fx dx is b minus a whole square by 2. So I want to fix some AB. इससे डिसाइड कर लो AB को फिक्स करके. तो अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन ले लेता हूँ जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, देखो सी ऑप्शन पे एक काम करो, जो सी ऑप्शन है ना, तो इसमें कंटिन्यू करो, इसको इंटीग्रेट करो a टू b, इस पूरे को इंटीग्रेट करो, क्या आता है देखो, यू इंटीग्रेट a टू b दिस इक्वेशन, बोथ इक्वेशन में अगेन a टू b इंटीग्रेट करो आप, तो एक आपको रिलेशन मिल जाएगी, देन इजीली यू कैन डिसाइड क्या होगा, ठीक है ना. फॉर द थर्ड ऑप्शन क्या बोला, इंटीग्रेशन a टू b ऐसे देखना. सो आप इसको a टू b इंटीग्रेट करो और इसको इंटीग्रेट करो, तो यहाँ कुछ ना कुछ नंबर आएगा आपका, यहाँ भी कुछ ना कुछ नंबर आएगा. सिमिलरली यू विल गेट सम नंबर हेयर एंड सम नंबर हेयर, तो वहां से आपको एक आइडिया मिलेगा ट्रू या फॉल्स है. इंटीग्रेट करके बताओ जरा मुझे आप, लेफ्ट में राइट में क्या है. ओके सर, हो जाएगा ना. अब ट्राई करके, मैं बोल रहा हूँ कि वेर यू इंटीग्रेट a टू b ना, तो x का x स्क्वायर बाई 2, यहाँ bx लिमिट लो, आपको दिख जाएगा. सो a टू b इंटीग्रेशन है, देन विल रियलाइज कि ट्रू है फॉल्स है. आई थिंक ट्रू आ जाएगा, मे बी वो b माइनस ए होल स्क्वायर टाइप का हो जाएगा. सो चेक करना. अब बचा डी ऑप्शन, तो जस्ट इंटीग्रेट दिस वंस अगेन a टू b, तो बोथ इक्वेशन इंटीग्रेट a टू b एंड देन यू विल सी द इनइक्वालिटी लाइक ऑप्शन सी में जो है. ऑप्शन डी क्या बोला है, डी को चेक करो क्या बोल रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है इस कर्व पे, तो चेक करो लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे पता चलेगा. तो पुट कर लो ना, x की जगह पे यहाँ पे आप x के प्लेस में वैल्यू पुट करो a प्लस वेट, क्या मिल रहा है. तो अगेन फोर्थ ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है, ये जो x दिख रहा है जहां भी, यू रिप्लेस x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 इन बोथ इक्वेशन. अब जहां जहां x आपको दिख रहा है ना, in place of x you replace a plus b by 2. again you will see कि fx की वैल्यू क्या इक्वल आएगी उसके 2 टाइम्स b माइनस a के, आई थिंक आ जाएगा. यहाँ पुट करके देखो आप, तो आपको 2 टाइम a माइनस b, यहाँ आई थिंक मोर देन आएगा या लेस देन, तो इक्वल टू आ जाएगा. मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या है, सेटिस्फाई कर रहा होगा. सो दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू लाइंस. अब वो इसको सेटिस्फाई करेगा तो आप एक पुट करके चेक करो, इसमें पुट करो. सो दो चीजें हैं, ऑप्शन सी के लिए आपको इंटीग्रेट करना a टू b बोथ इक्वेशंस, देन यू विल सी द इनइक्वालिटी. ऑप्शन 4 के लिए आप x के प्लेस पे a प्लस बी बाई 2 रखो,
तो इससे आ जाएगा। तो ये तो एक अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच क्या है, ग्राफिकली वी कैन ट्राई, है ना। तो ये तो थ्योरेटिकली हो गया इंटीग्रेट करके। सो आगे सीडी पार्ट आप कंप्लीट करना, अगर ना हो फिर बताना, फिर मैं ट्राई करूंगा। ये है, हो जाएगा ऐसे, इसी दोनों इक्वेशन से आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम ट्राई करते हैं, इसमें क्या बोला कि -4 और 4 के बीच है। सो अगर आप ग्राफिकली आप ट्राई करो कि फंक्शन जो मेरा है वो ए और बी पे 0 है ना। सो ऐसा है कि ए भी कुछ फिक्स कर सकते हैं। अगर इनिशियली हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल लेके भी ट्राई कर सकते हैं कि एग्जांपल लेके लाइक मैं अगर कोई ऐसा फंक्शन बनाऊं, सपोज आई टेक ए एज -1 बी एज 1 फॉर एग्जांपल, तो मेरा एक फंक्शन हो सकता है x² -1, राइट, जो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। और लेकिन अभी जो f डैश x है वो 2x है ना। अभी जो f डैश x है वो 2x है, और 2x की वैल्यू क्या होगी। सो इस इंटरवल में 2x की वैल्यू कहां से बिलोंग करेगी, दिस इज मोर देन इक्वल टू, क्योंकि -1 से 1 हमारा x तो -1 से 1 में है x, क्योंकि a भी ये लिया मैंने। तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2x की, -2 से 2। -2 हाँ, लेकिन मुझे -4 से 4 बनाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। सो आई शुड कंसीडर 2 टाइम x² माइनस दिस, देन हो जाएगा। तो अब ये दूसरा अप्रोच में ट्राई कर रहा हूं, सो आई एम ट्राइंग सेकेंड अप्रोच। सो ये हो जाएगा, तो 4x इज -4 to 4, ये फिट बैठ रहा है। मतलब दिस फंक्शन फिट्स ऑन द अजम्पशन जो क्वेश्चन में कंसीडर किए गए हैं कि फंक्शन नॉन नेगेटिव है। अच्छा, ये नॉन नेगेटिव होगा, इसका रेंज क्या है x² -1 का, ये तो नेगेटिव हो जाएगा हमारा। लेकिन हमने कहा इसने नॉन नेगेटिव लेना है, तो पॉजिटिव वो हो गया, तो मैं नेगेटिव नहीं ले सकता, मुझे नॉन नेगेटिव है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा। चलो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट काउंटर एग्जांपल, जो ऑप्शन आउट हो सो आउट कर देंगे ना एग्जांपल बना के। लेकिन मैंने जो भी कंसीडर किया वो नॉन नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव हो जाएगा 0 पे, तो मुझे दूसरा एग्जांपल बनाना पड़ेगा फिर, है ना। तो आपको इस तरीके से कई बार एग्जांपल बनाते तो आपको फिट बैठना पड़ेगा। मान लो a जैसे 0 है, b 1 है, तो इन दैट केस आई कैन टेक नाउ क्या होना चाहिए, x टाइम x -1, सो x² माइनस x। अभी देखना अभी पॉजिटिव होगा ये, सो वट एवर नंबर यू टेक बिटवीन 0 1 पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। डेरिवेटिव 2x -1, सो उस तरह कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि, तो बनाना था डिफिकल्ट टास्क, एनीवे पिछला मेथड ठीक है। और अप्रोच मतलब इससे भी किया जा सकता है, टाइम लग रहा है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। यू कैन ट्राई टू सॉल्व एट होम, इस तरीके से भी। और अप्रोच क्या हो सकता है कि आप ग्राफ बना के जरा आइडिया लो, सो यू कैन मेक ग्राफ ऑफ L1 L2 एंड देन आप चेक कर सकते हो कि इसका क्या हो सकता है, f डैश x लेस देन 0 है, a b इसके रूट्स हैं, है ना, a b इसके जीरोज हैं, और वैसा है। तो 4 स्लोप किसका होगा, इस तरह का लाइन होगा, लेकिन यहाँ पे पास कहाँ से कर रही है, m इंटू एक्स माइनस ए, a से पास कर रही है। इसका ग्राफ बना के देखना पड़ेगा ना। पहला तो इंक्रीजिंग फंक्शन है जैसे a से पास कर रही है, दूसरा डिक्रीजिंग है जो उससे पास करे ना, m इंटू एक्स माइनस बी, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से लाइन हो सकता है। ठीक है ना। तो इस तरह से लाइन हमने L1 L2 बनाए, L1 है L2 है। नाउ यू कैन ट्राई टू कंस्ट्रक्ट योर fx जहाँ f डैश x लेस देन इक्वल टू 4 हो। सो ये मुझे कुछ इस तरह से फंक्शन बन सकता है, देखना पड़ेगा ना। ऐसा कुछ बनाओ जो पॉजिटिव आ जाए या कुछ दूसरा टाइप का, तो मैं कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से एक अप्रोच भी ट्राई कर सकते हो। तरीके और भी हो सकते हैं, मतलब डिपेंड करता हाउ यू थिंक। एनीवे चलो ये तो हो गया। हाँ भाई ईशान, तुम्हारा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 21 तुम्हें कह रहा है कि x जो है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, और क्या पीडीएफ होगा। पहले तो मुझे ये बताओ x माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जी। काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। सो ये काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एंड यहां पे इसने पूछा है हाफ टाइम
x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर, ठीक। सो हाफ टाइम x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा बताइए। सो काई स्क्वायर 1 जो है गामा में क्या होता है, क्या लिखते हो आप लोग? टू पैरामीटर गामा में लिखे तो क्या लिखेंगे? 1/2, 2/2। 1/2 2/2 क्यों? अभी 1/2 1/2 ना। काई स्क्वायर एन क्या होता है गामा में, डिपेंड करता है पीडीएफ कौन सा ले रहे हो तुम। सो काई स्क्वायर एन इज गामा n/2 कॉमा 1/2, डिपेंड करता है पीडीएफ कौन सा ले रहे हो। जो मैंने पीडीएफ लिया लास्ट टाइम जब एक्सप्लेन किया होगा गामा n/2 कॉमा 2 लिखा होगा, राइट। तो वहां डिपेंड करता है पीडीएफ कौन सा है। जैसे ये जो मैं लिख रहा हूं तो ये इस पीडीएफ के हिसाब से है कि 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस बीटा x, ये वाला पीडीएफ के हिसाब से 1/2 लिखा हुआ है। अदरवाइज मैं बीटा की पावर अल्फा का डिनोमिनेटर में लेता हूं, ये 2 लिखूंगा मैं। एनीवे सो ये हो गया। अच्छा, सो इसको हाफ टाइम करने पे क्या होता है, सो गामा अगर कोई है तुम्हारे पास x गामा अल्फा कॉमा बीटा, सो व्हाट इज k टाइम x फॉलोज, k टाइम x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला जा सकता है। कोई बताओ मुझे, अदरवाइज प्रूव करना पड़ेगा मुझे अभी। अल्फा अपॉन के कॉमा बीटा। अल्फा अपॉन के, अल्फा में चेंज होगा या तो x के y है ना, तो y बराबर k x अपॉन x बराबर k अपॉन y, तो x की जगह पे y अपॉन k ना, हाँ y अपॉन k, तो कहाँ पे जाएगा, बीटा के साथ जाएगा ना। चेक करो भाई। सर मैं दूसरा पीडीएफ कंसीडर कर रही ना। हाँ, यहाँ पे आपको ये एक्चुअली कंफ्यूजन हो सकता है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा पीडीएफ कंसीडर किया जा रहा है। तो सिर्फ दूसरे पैरामीटर के साथ ही वो होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा बाई के होगा इस पीडीएफ के हिसाब से। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर मैं ये पीडीएफ लेता हूँ, सो इफ आई राइट x एज गामा अल्फा कॉमा बीटा, इफ आई कंसीडर दिस पीडीएफ गामा अल्फा बीटा रेज़ टू पावर अल्फा x टू अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस x अपॉन बीटा, इफ आई टेक दिस पीडीएफ, सो इन दैट केस k टाइम x विल फॉलो गामा अल्फा कॉमा k बीटा, ठीक है। सो डिपेंड करता है बीटा कहाँ पे, यहाँ बीटा डिनोमिनेटर में है। सो इस केस में ऐसा पैरामीटर लिखूंगा मैं, ये पीडीएफ है तब। अगर ये वाला पीडीएफ है मेरा तो इस तरह से लिखा हूँ मैं, तो बीटा के प्लेस पे वो आएगा। एनीवे तो ये तो हो गया थ्योरी हो गया, ठीक है। तो अभी ये इसके इस पीडीएफ के हिसाब से ये है। अगर इस पीडीएफ के हिसाब से मैं लिखूंगा, सो काई स्क्वायर n इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ गामा n/2 कॉमा 2 होगा, ठीक है ना। अब सिंपली देख सकते हो यहाँ 2 रखो बीटा को, तो वही बनेगी जो यहाँ बीटा को आप 1/2 रखोगे, है ना। सो बीटा के प्लेस पे अगर 1/2 रखो इसमें, और यहाँ बीटा के प्लेस पे 2 रखो, सेम पीडीएफ देगी। तो काई स्क्वायर n का पीडीएफ तो सेम ही है। एनीवे तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, तो किस पीडीएफ के हिसाब से बताओगे। तो उनको पीडीएफ देना पड़ेगा। एनीवे जो भी है, तो क्या होगा, अगर मैं इस पीडीएफ के हिसाब से बता रहा हूं तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, दोनों से, है ना। सो अब मेरा क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हाफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर इज गामा। अगर इस वाले पीडीएफ के हिसाब से बता रहे हैं तो क्या होगा, सेकंड पैरामीटर में क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई, बोलो भाई। तो हाफ कॉमा क्या हो जाएगा, ये है ना, काई स्क्वायर 1 गामा 1/2 कॉमा 2। एक मिनट डिसाइड करो, हाँ कॉमा 1
आता हूँ एक मिनट। और यहाँ पे हाफ एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर, इसमें क्या बनाएगा? सेम ही आएगा फिर इसमें। के हमारा हाफ है ना, सेमी कैसे आ जाएगा? बीटा भी फिर उसके इसमें हाफ है ना उधर। एक चेक कर लेता हूँ, रुको। यहाँ पे हमारे क्या किया था, हमारा क्या है वन, जो काई स्क्वायर वन है, तो ये काई स्क्वायर वन एक्चुअली अभी डिपेंड करता है किसके हिसाब से लिख रहे हो। तो काई स्क्वायर वन इज गामा 1/2, है ना। तो काई स्क्वायर वन इज गामा 1/2, ठीक है। तो मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें क्या होता है के टाइम हो जाता है, तो ये हो गया। अच्छा, वहां पे मैंने हाफ से ही मल्टीप्लाई किया, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इसमें, काई स्क्वायर वन अगर लिखूंगा मैं, तो काई स्क्वायर वन कैसा होगा? अरे क्वेश्चन बीच में चल रहा होता है ना, तो बीच में क्वेश्चन, हाँ हाँ एक मिनट, हाँ तो बताओ डिसाइड करके फिर से। ये तुम्हारा काई स्क्वायर वन है, काई स्क्वायर वन क्या होगा, गामा 1/2 1/2। अब इसको तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे 1/2 से डिवाइड कर रहे हो ना। अच्छा, तो 1/2 से डिवाइड कर रहे हो तो फाइनली वही हो गया, क्या आ गया 1/2 1। अच्छा, तो बीटा को 1 रखने पे क्या बनता है ये, अगर इसमें बीटा को जो 1 रखते तो क्या बनता है, 1 वेरिएबल गामा। इसमें अभी देखो ये 2 पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें 2 पैरामीटर अल्फा एंड बीटा। सो व्हेन यू पुट बीटा इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बन जाएगा, 1 वेरिएबल गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन आंसर क्या है, तो बता दो इसका आंसर आप लोग। बोलो भाई शांत, तुम्हें समझ आया क्या आंसर होगा, तुम बताओ मुझे। दोनों केस में तुम्हारा आंसर आएगा 1/2 1 है, तो क्या लिखोगे, हाँ मतलब 1 पैरामीटर पे आएंगे तो 1/2 होगा, है ना, क्योंकि आप बीटा को 1 रख दोगे ना। अब ये 2 पैरामीटर गामा है, बीटा को 1 रख दो तो ये 1 पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। सो 1 पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन में अल्फा के प्लेस में हमारा 1/2 ही है दोनों में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ सी ऑप्शन, है ना, सॉरी बी ऑप्शन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1/2। तो ये 1 वेरिएबल गामा बनाएगा, मतलब इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो अभी। थोड़े से दो अलग अलग पीडीएफ है इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है कई बार, ठीक है। तो काई स्क्वायर इन इसके हिसाब से n/2 2 है, और उसके हिसाब से n/2 1/2 है। कुछ नहीं है यहाँ, बीटा या 1/बीटा बस रिप्लेस हो रहा है, तो उस तरीके से तो ये आंसर है। तो गामा, अगर बीटा को 1 रख दोगे तो 1 पैरामीटर में बात करेंगे, सो 1 पैरामीटर गामा हाफ हो गया, ठीक है। सो ये चीज है। हाँ भाई, तो आगे सॉल्व करना, आगे थ्योरी करते हैं, बाकी डाउट नेक्स्ट बैच में करेंगे, या कल डाउट क्लास ही होगी। अभी कल क्या है, आज तो फ्राइडे है ना, क्योंकि फिर वो डाउट में ही चला जाएगा क्लास पूरा फिर। तो अभी नेक्स्ट 9 to 11 वाले बैच में आधे घंटे डाउट करेंगे, वहाँ पूछना, और अभी हम थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। नहीं तो सैटरडे संडे फिर से 6 to 11 PM डाउट क्लास है इस संडे, तो हर संडे होता है, तो इस संडे भी है। तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डाउट करेंगे। देखो, तो हम लोग ये वाला पार्ट कर रहे थे। सो लास्ट क्लास में कुछ है ना, हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन लेबनिज रूल का थ्योरी किया था, तो यहाँ तक थ्योरी हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ 2 रियल वेरिएबल, ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 रियल वेरिएबल, देन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ 2 रियल वेरिएबल एंड सो ऑन, ठीक है। तो
सो लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हमने वन वेरिएबल में पढ़ा था, है ना. सो वी हैव सीन, हमने लिमिट कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना, एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल कैलकुलस हमने पढ़ा था, है ना. तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, एक बार रिकॉल करते फिर से एनालाइज करेंगे. तो अभी हम लोग करेंगे लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल कैलकुलस, ठीक है ना, टू रियल वेरिएबल. तो यहाँ पे वन रियल वेरिएबल है, ठीक है. चलिए, सो बताओ कोई लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन था? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. हाँ. सो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ limit x tends to a minus fx is equal to limit x tends to a plus fx. So one वेरिएबल में किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बिकॉज इट इज अ पॉइंट ऑफ नंबर लाइन. तो नंबर लाइन में जब पॉइंट का नेबरहुड कंसीडर करोगे, सो यू आर चेकिंग एट द नेट लेफ्ट नेबरहुड पॉइंट एंड यू आर चेकिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट राइट नेबरहुड पॉइंट. तो आप क्या कर रहे हो कि इस फंक्शन का चेक कर रहे हो कि लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड में वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है. अगर सेम आ रही है तो फंक्शन मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड पे फंक्शन की वैल्यू टेंस टू है, तो इसको हम बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड. इसका मतलब क्या होता है? डिलीटेड नेबरहुड. क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन एक्सेप्ट a, ठीक है ना. तो a माइनस एप्सिलॉन टू एक्सेप्ट a, सो मीन्स ऐसा कभी नहीं हो सकता x इक्वल टू a है. इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, सो ये कहना चाहिए x विल नॉट बी इक्वल टू a. x नेबरहुड में है, डिलीटेड नेबरहुड बोलते हैं. टेंस टू लिखने का मतलब है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a. सो यू x अप्रोचेस टू a, सो x विल नेवर बी इक्वल टू a. एक्चुअली x अप्रोचेस टू a बाय राइट साइड और बाय लेफ्ट साइड. और तुम सोच रहे हो हम पुट क्यों करते हैं लिमिट में? बिकॉज लिमिट लिखा हुआ है. सो लिमिट मींस वी आर फाइंडिंग द approximate value of the function when approximate value of the x is given. So limit का मतलब ये है कि आपको देखना है कि फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रही है ना. So when x approaches to a, so फंक्शन किस पॉइंट पे अप्रोच करेगी, that is your limit of the function. इसलिए पुट करते हैं. ये वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हुआ. ओके, अब यही चीज टू वेरिएबल में क्या होगा? So if I generalize this concept in, so what you are doing कि a is a point, so this is a plus epsilon, a माइनस एप्सिलॉन. ये हालांकि मैं ऐसे दिखा रहा हूँ बहुत दूर है, बट नेबरहुड इज वेरी क्लोज टू a, विच है ना, जितना क्लोज तुम इमेजिन कर सकते हो उससे भी कम डिस्टेंस है नेबरहुड का. बहुत छोटा सा नेबरहुड है, ठीक है ना. तो एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल नंबर, मोर देन 0. मतलब आपको बहुत छोटा सा नंबर इमेजिन करना है जो पॉजिटिव है, वो एप्सिलॉन है. तो ठीक है ना. तो ये नेबरहुड a का है. तो यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली? In the number line, neighborhood either right side or left side. That's why you just check left hand limit or right hand limit. Two variable में क्या होगा? जरा इसको जनरलाइज करते हैं. So when you write limit of function in two real variable. So when you write limit of f of x comma y approaches to a comma b, ठीक? So limit of fxy when xy approaches to ab. So now you see, so ab कहाँ पे है? मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है a comma b, ठीक? So this is the point ab. Now xy approaches to ab again. So इसका क्या मीनिंग होगा? So इसका मीनिंग ये होगा कि जैसे यहाँ ना डिलीटेड नेबरहुड का मतलब ये हुआ कि लाइक मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, सो इट इज लाइक x माइनस a लेस देन एप्सिलॉन, है ना. ये मतलब है इसका. एंड मोर देन 0. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टेंस टू.
x minus a mod less than epsilon more than 0, it cannot be equal to 0. Okay, so इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है रूट अंडर x minus a whole square y minus b whole square less than epsilon more than 0. Or sometimes you might find in the book they write like this. I think ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, it is okay. दोनों हालांकि सेम नहीं है, both are not same, तो जनरली मैं ये यूज करूंगा ना, ऊपर वाला है. सो इसका मीनिंग ये है, ठीक है ना. सो मीन्स ये भी अगेन x, y belongs to the neighborhood of point AB, dilated neighborhood of point AB. अब बताओ जो 2D प्लेन है, मतलब xy प्लेन है, जैसा नंबर लाइन पे क्या हो रहा था. सो ऑन द नंबर लाइन द नेबरहुड ऑफ अ नंबर इज एन इंटरवल, राइट. सो यहां पे क्या होगा. सो इन द 2D व्हाट इज द नेबरहुड ऑफ पॉइंट AB? नेबरहुड ऑफ पॉइंट AB. सो इट इज लाइक हाँ सर्कल बोल सकते हो, या क्या डिस्क बोलते हैं हम लोग, डिस्क वर्ड यूज है ना, डिस्क. मतलब सर्कल तो जस्ट बाउंड्री होता है, सर्कल एंड इनसाइड सर्कल डिस्क बोलते हैं, या 3D में बॉल बोलते हैं उसको, आई थिंक. ठीक है, यहाँ पे डिस्क. सो इट इज लाइक दिस पॉइंट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस इज द रेडियस एंड मतलब रेडियस क्या ले लो, एप्सिलॉन ले लो चाहो तो, यहाँ पे है ना. सो आप क्या कर रहे हो एक्चुअली, you are finding the distance between this point, that distance is less than epsilon. Same यहाँ भी हो रहा था, same चीज यहाँ भी हो रहा है. So you are taking difference, see here, you are taking distance between x and a. So you are taking distance between x and a that is less than epsilon. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि distance between these two point, ये जो distance है इन दोनों point के बीच का, that is less than epsilon, है ना. Distance between two point is less than epsilon actually, or more than 0. ओके, तो ये यूज नहीं करूंगा मैं. सो समटाइम्स यू माइट फाइंड बुक लाइक दिस, बट अभी मैं ये लिख रहा हूं. ओके, तो ठीक है ना. सो दिस इज द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी. अगर पॉइंट ए बी का नेबरहुड है, सो यू हैव टू फाइंड फंक्शन कहां अप्रोच करेगी. तो अब यहां पे क्या होता है, लाइक अब मैं क्या बोलूं, जैसे हम लिख रहे थे ना कि दिस लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ. सो लाइक आई हैव रिटन दिस रिजल्ट कि लिमिट ऑफ fx when x tends to a एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ fx एट लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड पॉइंट ऑफ a, लिमिट ऑफ fx एट राइट हैंड पॉइंट ऑफ a, राइट नेबरहुड ऑफ पॉइंट ऑफ a या लेफ्ट नेबरहुड पॉइंट ऑफ a, बोथ शुड बी इक्वल. सो यहां पे क्या होगा, यहां पे ab के नेबरहुड में, यहाँ तो दोनों है ना, मतलब चारों तरफ से नेबरहुड है. सो दैट्स व्हाई आपको याद होगा, जिन लोगों को पहले से आइडिया है, कि यू टेक अ कर्व हेयर, है ना. सो क्या करते हो तुम, मैं अगर इसको रिजल्ट लिखूं, सेम रिजल्ट लिखूं लाइक दैट थ्योरम, मतलब अगर इसके पैरेलल रिजल्ट लिखूं मैं, अगर मतलब इसके जैसा 2D में थ्योरम बनाऊं, दिस इज थ्योरम. सो व्हाट विल बी द थ्योरम, दिस लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, क्या लिखना चाहिए मुझे, व्हाट शुड आई राइट. बोलो क्या लिखना चाहिए. fxy gives same answer या same value along any curve passes through point AB. सो आप AB से पास करते हुए कोई भी कर्व कंसीडर करो, कोई भी कर्व, लाइन, पैराबोला या मतलब कोई भी हाइपरबोला या कोई भी कर्व लो जो पॉइंट AB से पास कर रहा है. तो किसी भी कर्व के अलोंग वो पॉइंट जो होगा XY, है ना, दिस विल गिव यू द सेम आंसर. यहाँ पे जस्ट दो ही कंडीशन था, बिकॉज इट हैड लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड. अब यहाँ पे वो पूरा डिस्क उसका नेबरहुड है, तो डिस्क में कोई भी कर्व के अलोंग आप पॉइंट ले लो, है ना. सो यू कैन कंसीडर एनी. सो लाइक मैं बोलूं अगर यहाँ पे ये पॉइंट AB है, सो यू कैन टेक दिस कर्व, दिस कर्व, दिस कर्व, लाइन यू कैन टेक,
तो जनरली आप ओरिजिन के करीब बात करते हो ना, जनरली जब अगर मेरा ओरिजिन पॉइंट होता है 0 0, सो इसका नेबरहुड ये है. सो समटाइम्स यू कंसीडर y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 4x, मतलब मैं रफली बना रहा हूं, जो एग्जैक्ट ग्राफ वही है. y इज इक्वल टू mx you make, एंड जब आप बोलते हो कि m पे डिपेंड कर रहा है लिमिट, जिन लोगों को आइडिया है, तो आप बोलते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर y इज इक्वल टू आपने 2x लिया तो आंसर कुछ और आएगा, क्योंकि m की वैल्यू 2 है. जब आपने y इज इक्वल टू 3x लिया तो आंसर कुछ और आएगा, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ 3 है. दोनों से अलग अलग आंसर आ रहा है. यू नो दैट इफ लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट मस्ट टेक यूनिक वैल्यू, है ना, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए. तो यू कंसीडर एनी कर्व थ्रू ओरिजिन. अगर मैं लिमिट ओरिजिन पे निकाल रहा हूँ, सपोज एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, सो अगर मैं लिमिट ओरिजिन पे फाइंड कर रहा हूँ, तो you consider any curve passing through origin, whether it is y is equal to x or whether it is y is equal to x square or it is y is equal to x cube, y is equal to x power 4, कोई भी कर्व लो जो ओरिजिन से पास कर रही है, हर कर्व के अलोंग सेम आंसर मिलना चाहिए. अब इस तरह के क्वेश्चन कहीं नहीं पाओगे, क्योंकि तुम कितने कर्व लोगे, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी कर्व. तो उस तरीके से फिर पोलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट आता है ना. तो उसके बाद पोलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट आता है कि पोलर फॉर्म करता क्या है कि ये थीटा को फ्री कर देता है, व्हाटएवर थीटा यू टेक, बस रेडियस 0 ले लो. रेडियस 0 क्यों लेते हैं, जिन लोगों को याद होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टेंस टू ना, यहाँ पे x टेंस टू a लिख रहे हैं ना, यहाँ x टेंस टू a लिखने का मतलब क्या, x बहुत क्लोज है a का. तो सेम चीज जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि एक्स वाई टेंस टू a, ये क्या है, रेडियस ही तो है, isn't it? ये रेडियस है ना. अगर मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ए बी है, देयर इज अ सर्कल, दिस पॉइंट इज ए बी एंड दिस पॉइंट इज x, y, सो दिस इज r, सो यू नो r इज व्हाट, x2 minus x1 होल स्क्वायर, ये तो r ही तो है. सो वी टेक r टेंड्स टू 0, तो यहाँ क्या हो जाता है, r टेंड्स टू 0. जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो वी जस्ट कंसीडर r टेंड्स टू 0, वी डोंट कंसीडर थीटा टेंड्स टू समथिंग. इनको याद है ना, जब हम xy को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं लिमिट में r, थीटा, सो क्योंकि नया वर्ड नहीं होगा, आपने 11th 12th में पढ़ा होगा पोलर फॉर्म, या हायर क्लास में भी बीएससी में पढ़ा होगा. सो जब हम xy यहाँ पे लिखा हुआ xy टेंड्स टू ab, जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जस्ट राइट r टेंड्स टू 0, थीटा पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. व्हाई? बिकॉज दे आर सेइंग यू कंसीडर एनी एंगल, whether it is 0 degree, 30 degree, 60 degree, 45, any angle you take, 350, 360, in all cases it will give you same answer. मतलब along any curve it will give you same answer. तो just r को 0 कर लो, रेडियस 0 कर लो. The radius 0 means that point is very close to the center, है ना. रेडियस 0 करने का क्या मतलब है, your point is very close to the center. अब किसी भी कर्व के अलॉन्ग आप लो, चाहे उसका एंगल कुछ भी हो, तो इससे कॉन्सेप्ट आता है. तो एनीवे, सो दिस इज द पैरेलल थ्योरम इन 2 वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू दिस थ्योरम इन 1 वेरिएबल. ठीक, ओके. चलो जरा एक दो क्वेश्चन ऐसे करके दिखाता हूं. जैसे मान लो अभी लिमिट का कॉन्सेप्ट देखा, जैसे आप क्या करते हो, कोई फंक्शन है fx, मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है. x स्क्वायर प्लस 2 when x is less than equal to 1, x स्क्वायर माइनस 2 when x is more than 1, एक ये है. और एक फंक्शन मैं ऐसा लिखता हूं, y is equal to x स्क्वायर अपॉन xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है. एंड या ऐसा करो, xy upon x square plus y square when xy is not equal to 0 and 0 when xy is 0. See, तो यहाँ थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं यहाँ भी 0 कर देता हूँ ताकि इजी लगेगा तुम्हें. ओके, देयर आर 2 क्वेश्चंस, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है. इन द फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बताओ. इन द सेकेंड क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 बताओ. सो आप ट्राई करो जरा, पहले आप ट्राई करके बताओ. The first limit does not exist. सेकेंड में ओके, सेकेंड में डज नॉट एग्जिस्ट, राइट. क्यों ऐसा हो रहा है? तो इफ लिमिट एग्जिस्ट इट विल अटेन यूनिक वैल्यू, है ना. लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो उसकी यूनिक वैल्यू होगी. सो
देख लो, क्योंकि लेफ्ट हैंड x टेंड्स टू 0 है ना, सो x कैन अप्रोच टू 0 बाय लेफ्ट साइड और बाय राइट साइड, सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यू हैव टू कैलकुलेट. सो यहां से अगर आप, है ना, सो दिस डज नॉट एग्जिस्ट. व्हाई? बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, जो कि आएगी 0 माइनस x की वैल्यू 0 से कम है, तो ये x² + 2 फंक्शन विल कंसीडर एंड x को 0 पुट करो, सो यू विल गेट 2. दिस इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यू नो टेक x मोर देन 0, यहाँ x को 0 पुट करोगे आप, तो ये आएगा -2. सो दिस राइट हैंड लिमिट, यस, कुछ पूछना है किसी को? सर दूसरा वाला एग्जिस्ट करेगा ना? चेक करता हूँ. अच्छा मुझे पता नहीं, वो तो पूछ रहा हूँ, वो लोग बोल रहे हैं. हाँ एक मिनट चेक करते हैं एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा. कुछ बाकी लोग बताओ. एक ने कहा नॉट एग्जिस्ट, एक ने कहा एग्जिस्ट, बाकी लोग? करेगा. तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया अभी पहला वाला. सेकेंड क्वेश्चन, कुछ लोग कह रहे एग्जिस्ट करेगा, कुछ लोग नहीं करेगा. तो देखो यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है कि xy अप्रोच कर रहा है 0 0 को, सो यू आर इन अ 2 डायमेंशनल स्पेस नाउ. ये 1 डायमेंशनल स्पेस था, यहाँ नंबर लाइन पे बात हो रही थी, यहाँ पे अब xy प्लेन में बात होगी, है ना, 2 डायमेंशनल पॉइंट है. सो योर पॉइंट दिस इज 0,0. अब आप क्या करोगे? सो दिस इज नेबरहुड. सो एनी कर्व यू कंसीडर, है ना, यू टेक एनी कर्व y = x, 2x, 3x, 4x, -x, हर केस में सेम आंसर आना चाहिए. सो ये कब एग्जिस्ट कर रहा था? यू सी हियर, दिस लिमिट एग्जिस्ट if and only if fxy gives same value along any curve passing through या passes through point AB. So any curve you take passing through AB, it will always give you the same answer. तो देखो यहाँ पे जरा, what if you take y = x, क्या ये ओरिजिन से पास कर रही है? Yes. Okay. Next you take y = -x, ये पास कर रही है. एक कर्व ये लिया और एक कर्व ये लिया, दोनों ओरिजिन से पास कर रही है. क्या इन दोनों कर्व के अलॉन्ग सेम आंसर आएगा? नाउ यू ट्राई टू फाइंड. सो व्हेन यू टेक y = x, व्हाट इज द लिमिट xy टेंड्स टू 0 0. सो नाउ यू पुट इन दिस फंक्शन, यू पुट x एंड y इक्वल, तो क्या आ जाएगा आपका? x² / 2x², सो दैट विल गिव यू आंसर 1/2, इजंट इट? चेक, x और y को इक्वल किया मैंने, क्योंकि इस कर्व के अलॉन्ग लिमिट फाइंड कर रहा हूँ. I'm finding limit along this curve, this line actually, y = x, which passes through origin. Now y = -x रखो. So what is your function now? y को -x, तो -x² / 2x². चेक करना भाई, x² / 2x². This is -1/2. Are they equal? तो जैसे यहाँ पे हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो वैसे मैंने 2 डिफरेंट कर्व कंसीडर किए जो ओरिजिन से पास कर रही है. xy टेंड्स टू 0 0 है ना, सो xy 0 को अप्रोच कर रही है. सो आई एम कंसीडरिंग कर्व 2 डिफरेंट कर्व व्हिच बोथ पासेस थ्रू ओरिजिन, बट दोनों के केस में आंसर तो अलग अलग आ गया इसका. सो मींस अब कुछ लोग बोला अच्छा इक्वल आया तो इक्वल आता, क्या जरूरी नहीं है. मैं तीसरा कर्व अगर मान लो इन दोनों पे इक्वल आ जाता, सपोज हो सकता है कोई तीसरा कर्व ऐसा हो जहां पे अलग आंसर आ रहा हो, तो लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी व्हेन वी कंसीडर एनी कर्व, वेदर इट इज लाइन, पैराबोला, एनीथिंग, एनी कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन will give us same answer, then we'll say limit exists. So this limit does not exist. Why? Along this curve answer is 1/2, along this curve answer is -1. Both are not equal. Limit must be unique. इसको पूछना है कुछ, बताओ. So this is the concept of limit in 2 variable. जैसे 1 वेरिएबल में लेफ्ट हैंड नेबरहुड राइट नेबरहुड, यहाँ पर नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी कर्व है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट है, तो यू हैव टू कंसीडर कर्व, क्योंकि 2D प्लेन पे आप बात कर रहे हैं ना. सो यू विल कंसीडर लिमिट थ्रू अ पॉइंट, है ना. तो y = 2x ले लो तब कुछ और आंसर आएगा. अब y = 2x कंसीडर करो तब आंसर आ जाएगा. चेक करो y क्या आएगा. 2x लेंगे 2 ऊपर और 4 + 2y 5 आएगा. सो ये 2y5 आएगा. चेक करो. y = -2x ले लो, -2y5 आएगा.
So you consider any curve through origin. This should give unique answer. Then limit exists. किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. कुछ क्वेश्चन करके देखो लिमिट का. तो कुछ लिमिट्स फाइंड करो. फिर मैं पोलर फॉर्म इंट्रोड्यूस करूंगा. उससे पहले कुछ लिमिट्स फाइंड करो टू वेरिएबल वाले केस में. देखो पहला क्वेश्चन. fx is 4xy square upon x square plus y square when xy is non-zero and 0 when xy is 0. दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा fx y है यहाँ पे. So 2x square y upon x4 plus y square when xy is not 0, 0 when xy is 0. ठीक है, इस तरीके से. लिमिट क्या निकालना है? सब में 0 0 पर लिमिट निकालनी है आपको. So you have to find limit xy tends to 0 0 f of x comma y इन सारे क्वेश्चन में. ओके, फर्स्ट में क्या आंसर आएगा? क्या आएगी लिमिट? जीरो. ओके, जैसे कई बार ऐसा लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉन जीरो, मतलब वही है कि ओरिजिन नहीं हो सकता, और 0 व्हेन एक्स वाई इज 0 0 ऐसा लिखा रहेगा, मतलब वही है, कोई अलग नहीं है. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो है, ये सिर्फ इतना ही है. चलो
ठीक है, सब में वही लिमिट क्वेश्चन सेम है कि फाइंड द लिमिट है ना। ऐसे लिखना चाहो तो वैसे ही यहाँ भी है। इस तरीके से है। अभी मैं कैलकुलेट करूंगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट बताए हैं, अभी सॉल्व करूंगा मैं, बट आप ट्राई कर सकते हो सीखने के लिए। सब में यही आया डिनोमिनेटर में। Okay, now see. Okay, 1 exists, 2 does not, 3 does not, 5 does not. अच्छा, 2 exists, 3 exist. तो 6 क्वेश्चन आराम से ट्राई करो, 5 मिनट टाइम लो, मैं आता हूँ, तो ट्राई करो तुम लोग।
चलिए स्टार्ट करें। तो क्या आंसर है आप लोगों का? 4 डज नॉट एग्जिस्ट, मे बी। अच्छा चलो ट्राई करते हैं। तो हमने क्या सीखा अभी? तो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दिस लिमिट विल एग्जिस्ट, सो आप डिफरेंट कर्व कंसीडर करो एंड वट एवर कर्व यू विल टेक उसके अलोंग जो आंसर सेम होने चाहिए। जैसे अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व करता हूँ, है ना, ये जो क्वेश्चन है ये वाला, तो एक बार मैं फिर से सॉल्व करता हूँ। दूसरे मतलब हालांकि ये बता ही दिया, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है इन जनरल क्या होता है, देखो इन जनरल क्या है कि न्यूमरेटर इज एक्स वाई, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो आप अगर चेक करो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, x इंटू वाई जो टर्म है इट हैज डिग्री 2, ठीक है ना, x इंटू वाई की डिग्री 2 है। क्यों? x की पावर 1 y की पावर 1, तो डिग्री जब लेंगे दोनों वेरिएबल है तो डिग्री टोटल टर्म की डिग्री 2 हो गई। सो x इंटू वाई हैज डिग्री 2, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये होमोजीनियस फंक्शन है, डिनोमिनेटर वाला। होमोजीनियस कब बोलते हैं? जब हर टर्म की डिग्री इक्वल हो, है ना। होमोजीनियस फंक्शन आपने सुना होगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां भी यही जरूरत पड़ती है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मस्ट बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता था 12th क्लास में। सो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 की, सो मींस दोनों टर्म की डिग्री इक्वल है इसीलिए। तो सो न्यूमरेटर हैज डिग्री 2, डिनोमिनेटर हैज डिग्री 2, सो बोथ हैज डिग्री 2। सो मतलब डिग्री इक्वल है एक्चुअली। सो व्हाट यू कैन डू, अब यहाँ स्ट्रेट लाइन के अलोंग चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इफ यू टेक y इज इक्वल टू mx, है ना, जहां m क्या है, कोई कांस्टेंट है, m मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट बोल दो। सो इफ आई कंसीडर द कर्व y इज इक्वल टू mx वेयर m इज द आर्बिट्री कर्व, m 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 -1, m कैन बी एनी रियल नंबर, है ना। लाइक मैंने m को 1 लिया तो y इज इक्वल टू x था, जब m को -1 लिया y इज इक्वल टू -x है, m को जब मैंने 2 लिया y इज इक्वल टू 2x है। व्हेन आई टेक m इज इक्वल टू -2 सो इट इज y इज इक्वल टू -2x। सो इस कर्व के अलोंग इसकी वैल्यू फाइंड करो। सो व्हेन आई एम फाइंडिंग लिमिट xy टेंड्स टू 0 0, बट याद रखना ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे लिमिट पूछ रहा हूं, लाइक हम 0 0 पे पूछ रहा हूं, सो द कर्व यू आर कंसीडरिंग शुड पास थ्रू दिस पॉइंट और सेटिस्फाई करना चाहिए इस पॉइंट को, जो भी आप कर्व कंसीडर कर रहे हो। सो दैट कर्व शुड सेटिस्फाई दिस पॉइंट और इस पॉइंट से पास करने चाहिए। सो देखिए आप पुट करते हैं तो यहाँ पे x इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। so, जब पुट करेंगे सो लिमिट एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 एंड y को mx रख दो तो क्या हो जाएगा, mx स्क्वायर अपॉन, ठीक है, y इज इक्वल टू mx है, सो y इज इक्वल टू mx, ठीक। तो क्या हो गया न्यूमरेटर आपका mx स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, यू पुट y इज इक्वल टू mx, तो 1 प्लस m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे xy टेंड्स टू 0 0 है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग xy बोथ अब सिर्फ x लिख सकते हो क्योंकि हमने y इज इक्वल टू mx ले लिया ना। तो जब x टेंड्स टू 0 होगा तो y भी टेंड्स टू 0 होगा। सो यहाँ जस्ट आप चाहो तो x टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ x तो है ही नहीं, सो ये आया m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। अब व्हाट इट इज टेलिंग एक्चुअली कि ये m पे डिपेंड कर रहा है, मींस अगर m को मैं जैसे यहाँ पे 1 रखा था, सो यू पुट m इज इक्वल टू 1, सो 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो 1 अपॉन 2 आएगी। जब m की वैल्यू -1 लूंगा तो -1 अपॉन 2 आएगी। जब m की वैल्यू हमने 2 रखा तो 2 अपॉन 5 आएगी। सो डिफरेंट m के लिए डिफरेंट आंसर आ रहा, मींस व्हाट, डिफरेंट कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसके लिए डिफरेंट आंसर आ रहा है। तो डेफिनेशन के अगेंस्ट हो गया। डेफिनेशन सेज लिमिट एग्जिस्ट इफ whatever curve you take passing through point AB it must give the same answer, unique answer. So ये against हो गया, it is not unique because for different m you have different values, so that's why हम बोलते हैं limit does not exist. So limit xy tends to 0 0 f of x comma y does not exist. ठीक है, तो ये था, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर टू कर्व लेके दिखाया है, डायरेक्टली यू कैन डू दिस वे आल्सो, ठीक। दूसरा तरीका भी है, एक और तरीका क्या है, ये तो हो गया हमने कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व किया। इसी क्वेश्चन को अगर मैं पोलर फॉर्म से करता तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, सो मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे अप्रोच से फिर सॉल्व करता हूँ, है ना।
सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सो आई हैव टू कैलकुलेट दिस लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, ठीक। सो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट यू आर डूइंग, मैं कह रहा हूं फिर से, ओरिजिन के नेबरहुड पॉइंट ले रहे हैं। सो टेक एप्सिलॉन, तो क्या करते हो पोलर फॉर्म में आप लोग, पॉइंट एक्स वाई को जो पोलर फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट आता है, सो व्हाट यू डू, कार्टेशियन फॉर्म ये है, वी राइट दिस एज आर कॉमा थीटा, है ना। सो वी कन्वर्ट इट, ये कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं इसको हम लोग, कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर फॉर्म, है ना। कार्टेशियन फॉर्म, ये इसी का नाम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं लोग, रेक्टेंगुलर फॉर्म है। और ये जो है पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म पॉइंट, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, सपोज ये पॉइंट x, y है, सो दिस इज योर बाय डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, ये x हो गया, ये y हो गया, यही r होता है, और ये आपका थीटा होता है ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स वाई यू राइट आर कॉमा थीटा। सो आप लोगों को पता तो भाई, सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड आर थीटा, व्हाट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आपको दिख रहा होगा, दिस इज लेंथ x, दिस इज लेंथ y एंड दिस लेंथ इज r, ठीक है ना। सो क्या होगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका आर स्क्वायर के इक्वल है, और थीटा यू कैन कैलकुलेट हेयर फ्रॉम हेयर। सो थीटा क्या होता है, व्हाट डू यू राइट, थीटा इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स या tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x लिख लो। सो ये चीज है, ओके। तो है ना, ये मैं तुम सर्कल पे भी कन्वर्ट, ये मैं जैसे एक आर्बिट्री पॉइंट लिया ना, इस तरह से तुम बना सकते हो, सर्कल का पॉइंट ले सकते हो आर्बिट्री, है ना। सो थीटा तुम वैरी कराओगे, r तो सेम ही रहना है, सो व्हाटएवर थीटा यू टेक, तो तुम्हारा कर्व कुछ भी हो, है ना। सो लाइक इस तरह से, सो r तो फिक्स है ना इसमें, तो जब r टेंस टू 0 है, तो ये जो पॉइंट है एक्स वाई, अगर ये ए बी पॉइंट है तो उसके नेबरहुड में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, तो आप ये भी जानते हो कि पर्टिकुलरली रिलेशन क्या होता है जो मैं बना रहा था, इफ यू फाइंड साइन थीटा यहाँ से, तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y अपॉन r एंड cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, ठीक है ना। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, y is equal to r cos theta, sorry y is equal to r sin theta and x is equal to r cos theta। तो ये रिलेशन है x y के बीच, मतलब y is equal to r sin theta, x is equal to r cos theta, दोनों का स्क्वायर करके सम करो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज r स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो तो y अपॉन x बराबर tan थीटा। तो ये आ गया रिलेशनशिप, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो इसमें, सो हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं लिमिट को। सो हम क्या यहाँ बोलना चाहते हैं कि we take x y in the neighborhood of 0 या x y passes through origin along any curve। तो any curve क्या मतलब हो गया कि हम क्या करेंगे, कर्व कोई भी हो, r tends to 0 करना है, थीटा फ्री है, तो इसका मतलब होगा लिमिट, अब सिर्फ हम r tends to 0 करेंगे, क्यों, क्योंकि x y दोनों 0 को अप्रोच कर रहा है, जब x भी 0 को अप्रोच y with x square plus y square will approach to 0, so r square will approach to 0, तो r will approach to 0, ठीक है। तो ये एक्स वाई यहाँ से आ जाएगा, अब ये आर स्क्वायर क्या हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा, और अपॉन डिनोमिनेटर आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ थीटा तो है ही नहीं, तो ये कॉस थीटा और साइन थीटा बचा, राइट। तो यहाँ से क्या हुआ एक्चुअली, ये जो लिमिट है दैट डिपेंड्स ऑन थीटा, मतलब मेरा कोई कर्व है अगर 30 डिग्री एंगल पे है, उसका मान लो इस तरह से 30 डिग्री एंगल पे है, तो आंसर कुछ और आएगी, 60 डिग्री पे है तो कुछ और आएगी। तो ये अगेंस्ट डेफिनेशन चला गया ना, डेफिनेशन सेज व्हाटएवर कर्व यू टेक पासिंग थ्रू ओरिजिन, चाहे वो किसी भी एंगल पे हो या उसका स्लोप कुछ भी हो, है ना, उस तरीके से। थीटा क्या देता है, एट द एंड स्लोप ही देता है ना, tan थीटा इज व्हाट, मतलब थीटा हालांकि नहीं स्लोप, थीटा द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, tan थीटा इज स्लोप ना।
तो व्हाटएवर स्लोप इज देयर, तो थीटा tan इनवर्स y बाई x आ जाएगा। tan थीटा इज द स्लोप ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर तुम्हें थीटा पता है तो एनीवे कहना मतलब थीटा कुछ भी हो 0 से 2 पाई में इट शुड गिव सेम आंसर जब आप पोलर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हो। लेकिन जब ये थीटा पे डिपेंड करेगा मींस फॉर डिफरेंट थीटा यू विल हैव डिफरेंट आंसर्स, सो दिस इज नॉट यूनिक देन। तो यूनिक नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इस तरह से। सो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस लिमिट डिपेंड ऑन थीटा, तो ये जो लिमिट है ना, सो ये जो लिमिट है ये डिपेंड ऑन थीटा एंड दैट्स व्हाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डिफरेंट थीटा के लिए डिफरेंट आंसर आएगा, इट शुड गिव यूनिक आंसर फॉर एनी थीटा, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट इसका। पोलर फॉर्म में तुम्हें पता ही था पहले से, जैसे एक बार रिकॉल करा दिया, ये यूज करना है और ये यूज होगा। चलिए, तो आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक, मैं क्वेश्चन को 3 तरीके से करके दिखाया है, सेम ही सब, डिफरेंट कर्व लेके देख लो, अगर अलग अलग आंसर आ रहा है तो वो पक्का क्या है, नॉट, मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट है। एग्जाम्पल कभी ट्रू नहीं बताया, अगर सेम आ गया इसका ये मतलब है कि ट्रू हो गया, फिर पोलर फॉर्म से दिखाना पड़ेगा या डेफिनेशन से दिखाना पड़ेगा। यहाँ क्या y इक्वल mx m पे डिपेंड कर गया, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो एक्चुअली है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, m पे डिपेंड नहीं करता तो जरूरी थोड़ी एग्जिस्ट कर जाएगी, तो दूसरा कर्व लेना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रूव करने के लिए बेस्ट टेक्निक है पोलर फॉर्म वाला, ठीक है ना। तो ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो और ये थीटा से फ्री आना चाहिए, जो भी आंसर आएगा तो उससे सॉल्व कर लो, डायरेक्टली तुम्हें दिख जाएगा एक्चुअली वैसे ही कि तुम अगर ऐसे देखो यहाँ पे, जैसे अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, है ना, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर। तो न्यूमरेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है एक्चुअली, है ना। जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो ये हमेशा न्यूमरेटर डोमिनेटिंग होगा, है ना। जो न्यूमरेटर है वो डोमिनेटिंग होगा दैन डिनोमिनेटर रेस्पेक्ट में, और न्यूमरेटर क्या होगी 0 पे कन्वर्ट करेगी क्योंकि 1 डिग्री ज्यादा है, तो ये लिमिट हमेशा 0 पे जाएगी, है ना। तो ये देख के पता चल जाएगा, बिना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर होमोजेनियस फंक्शन है, सो कोई भी कर्व ले लो आप, उसके अलावा ये आंसर 0 ही देगा, आप चेक करके देख लो, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो चाहो तो इस तरीके से। तो ट्राई करके देख लो। अब तुम y इज इक्वल टू एम एक्स कर्व लो, y इज इक्वल टू कोई और कर्व लो, है ना, तो वो हमेशा सेम आंसर देगा एक्चुअली। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, सबसे बेटर है पोलर फॉर्म में सबको कन्वर्ट करके चेक कर लो। अब बताओ मैं इसमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं, आप लोग बताओ। पहले आप लोग ट्राई करो, मैंने अभी तो पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया, एक क्वेश्चन को डिफरेंट अप्रोच बताए हैं, अब आप खुद ट्राई करो। अगर ट्राई कर लिया है तो बताओ मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं। सर 5वां वाला, ओके। देखिए बाकी लोग सॉल्व करके बताओ क्या है आप लोगों का। सर नहीं एग्जिस्ट करेगा। ओके, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। ठीक है ना, 5वां जो है एफ एक्स वाई आपका है एक्स स्क्वायर, तो मैं सीधा सीधा 0 0 पे निकाल लेना, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये निकालना है, एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखो अगर तुम, हाँ अगर तुम अगर y इक्वल टू mx के अलॉन्ग करते हो तो क्या कुछ प्रॉब्लम आती है? नहीं सर, एक बार क्वेश्चन देखिए। हाँ बताओ। इसमें जो इसका सपोर्ट दिया है x, y = 0, 0। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, जो नहीं वो मेरी गलती है एक्चुअली, वो मैंने मेरी गलती है, इसलिए कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। सॉल्व तो कर ही लो ना, वो यहाँ पे मुझे मैंने गलत लिख दिया है, मतलब गलती से लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये अब से मतलब क्वेश्चन बाकी भी सब में वही सेम ही चीज लिखा है मैंने, यहाँ भी है ना, देख लो सब में लिखा वही है, यहाँ गलती से वो लिख दिया,
तो आई थिंक अब तो कर ही लिया होगा ना, हाँ वो गलती से लिखा गया था वैसा। सो y बराबर mx है, अगर सॉल्व कर लेंगे तो लिमिट, अब तो सिर्फ x टेंस टू 0 लिखो, तो 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होके 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। इसका मतलब है कि डिफरेंट एम के लिए डिफरेंट आंसर देगा, तो डिफरेंट कर्व के अलॉन्ग डिफरेंट आंसर आएगा। तो डेफिनेशन के मतलब वो थ्योरम जो था उसके अगेंस्ट हो गया, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब है दिस डिपेंड्स ऑन m, सो लिमिट डिपेंड्स ऑन m, दैट्स व्हाई इट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। सो ये हो गया दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, व्हाई, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन m। जी सर क्यों बार-बार हम लोग स्ट्रेट लाइन ही ले रहे हैं, मतलब कर्व जब देना रह रहा है नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं लेंगे। यहाँ देखो आप, यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं लेंगे, यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में डिग्री 4 है और यहाँ डिग्री क्या है 2 है, तो हम कोशिश करेंगे ऐसा हो कि x कैंसिल हो जाए। तो यहाँ y स्क्वायर और x 4 है, तो y मुझे क्या लेना चाहिए ताकि x में डिग्री इक्वल हो जाए डिनोमिनेटर की, x स्क्वायर, तो mx स्क्वायर ले लो आप, क्योंकि उससे इजीली आसान हो जाएगा चीजें। तो यहाँ मुझे y mx लेने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे ऐसा लो कि इजी हो जाए हमारे लिए कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन इजी कब होगी, जब मैं डिग्री इक्वल कर दूं। अभी y की डिग्री 2x का 4 है, तो y mx स्क्वायर ले लूं मैं, तो उस केस में ये डिग्री 4 की बन जाएगी x में, फिर आप चेक करो। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाँ तो अब आप चेक करो क्या आंसर आता है इसका। सो देखो मैं सॉल्व करता हूँ। सो 5वां था ना, सो जो क्वेश्चन नेक्स्ट है इसमें है कि लिमिट 2x स्क्वायर y अपॉन क्या है x4 प्लस वाई स्क्वायर 3 आई थिंक। सो सेकेंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर y, है ना, 2x स्क्वायर y, ठीक है। x y टेंस टू 0 0, ठीक है। सो अब आप क्या करो यहाँ पे कि आप देखो डिनोमिनेटर मुझे डिग्री इक्वल करना, तो मैं क्या कंसीडर करता हूँ y इज इक्वल टू mx स्क्वायर लेता हूँ। अभी आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है ऑलरेडी ड्राइव में, मल्टीवेरिएट कैलकुलस के नाम से, या उसमें डिफरेंशिएबिलिटी वाले मिल जाएगा, 2 वेरिएबल कैलकुलस वाले में। तो आप या डिफरेंशियल कैलकुलस नाम से जो भी फोल्डर है उसमें मिल जाएगा ना क्वेश्चंस, तो इसमें पुट करो आप। सो लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगी, क्योंकि y बना है ना x टेंस टू 0, तो y भी टेंस टू 0 है, तो मैं इसको x में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 2mx की पावर कितनी हो गई 4, और यहाँ पे x की पावर 4 प्लस m स्क्वायर x की पावर 4 हो गई, राइट। तो यहाँ से क्या हो गया, x4 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो बचा 2m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ x4 न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल कर दो। तो अगर मैं y को x स्क्वायर लेता हूँ तो आंसर कुछ और आएगा, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर के अलॉन्ग मैं लिमिट निकाल रहा हूँ तो आंसर कुछ और आएगा, y इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर के अलॉन्ग कुछ और आएगा। तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज कोई भी कर्व आप लो आंसर सेम आने चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, m पे डिपेंड कर रहा है। फॉर डिफरेंट m वी विल हैव डिफरेंट आंसर्स, सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एक बार देख लो, कॉन्सेप्ट यही है, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसके लिए ड्राइव में बहुत सारे जो भी डिफरेंशियल कैलकुलस के असाइनमेंट्स हैं वो सॉल्व करो, या री एनालिसिस नाम से होगा उसमें, तो उसमें भी कर सकते हो। कौन सा 6th 4th साइन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसको। अगर आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर। तो साइन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और एक्स वाई टेंस टू 0 0 होगा, क्योंकि मैं 0 0 पे लिमिट पूछ रहा हूँ सारे क्वेश्चन में। तो r टेंस टू 0, तो साइन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, r टेंस टू 0, क्या लगता है क्या आएगा, 1 आएगा। 1 ही आंसर है, ठीक है ना, तो 1 ही आंसर है। सो 4th जो है लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, है ना, ये था साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इसको है ना वैसे सॉल्व करना, कोई कर्व के अलॉन्ग लोगों, देखो कर्व के अलॉन्ग हम कब लेते हैं, हम एग्जांपल्स लेते हैं टू डिस्प्रूव समथिंग। एग्जांपल्स कैन नॉट प्रूव एनीथिंग, ठीक है ना।
करोड़ों एग्जाम्पल भी है तो भी वो प्रूव नहीं कर सकते इस चीज को. सो प्रूव करने के लिए इन जनरल प्रूफ होते हैं. अभी मैं कर रहा हूँ तो वो पोलर फॉर्म एज अ प्रूफ टेक्निक हो गया, क्योंकि वट एवर थीटा यू टेक, वट एवर कर्व यू हैव, when r approaches to 0, so r is what, x square plus y square root, so xy tends to 0 0, it is equivalent to r tends to 0. So whatever theta you have, whatever angle you have, so you will have the same limit. तो उस केस में पोलर फॉर्म से कन्वर्ट कर लो तो क्या होगा यहाँ पे कि लिमिट r tends to 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ xy tends to 0 0 है तो x square y square भी 0 पे कन्वर्ट करेगा, इसका रूट भी 0 पे कन्वर्ट करेगा, तो r will converge, I mean not converge here, tends to, है ना, कन्वर्ज वो सीक्वेंस में था. So will tend to, so r will tend to 0, तो यहाँ से r will tend to 0, so sin r square upon r square, और आप ये रूल जानते हो, so ये 1 हो गया इस तरीके से. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट भी आ गया होगा, सिक्स्थ वाला भी. ये तो x tends to 0 है ना, तो ये x tends to 0 पे ये 0 हो जाएगी, y tends to 0 पे ये 0, यहाँ y क्यूब था, हालांकि मैंने x क्यूब लिखा है स्क्वायर ना. हाँ क्यू भी था, ठीक है ना. ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वाई स्क्वायर भी है स्टिल, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे हम इसको इसी को कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी में अगर इस फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो वहां प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, तो ये हो गया. तो यहाँ भी 0 ही आ गया होगा, लिमिट 0 आ जाएगी, 0 0 हो जाएगा क्योंकि साइन बाउंडेड है इसीलिए. तो चलो ये तो हो गया लिमिट का कॉन्सेप्ट. तो लिमिट का मीनिंग क्या है. अब आता है कॉन्टिन्यूटी का. जी सर क्वेश्चन नंबर 6 में सर वो x क्यूब साइन 1/x स्क्वायर है या x क्यूब है? नहीं, इसमें स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है. अब आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन जो लिमिट के और 2 वेरिएबल के आप ट्राई कर सकते हो जाएगा, जो एग्जाम में आया हो, और नहीं होगा तो आप मुझसे डिस्कस करो. ये सर हम ये क्वेश्चन 1 वेरिएबल की तरह क्यों सॉल्व कर रहे हैं? 2 वेरिएबल की तरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो कोई प्रॉब्लम आएगी? 2 वेरिएबल की तरह पोलर फॉर्म कुछ कन्वर्ट कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. आप अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो r में कन्वर्ट हो जाएगा ये सब. तो यहाँ r क्यूब रहेगा, यहाँ r क्यूब रहेगा, तो 0 हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना. कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी सॉल्व करो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, पोलर फॉर्म से आ जाएगा, तो तभी वही प्रूफ हो जाएगा. आइए लिमिट्स, है ना. तो आते हैं लिमिट्स में. देखा अभी कि 1 वेरिएबल लिमिट एंड 2 वेरिएबल लिमिट. कॉन्टिन्यूटी में क्या है, सो जो 1 वेरिएबल का कॉन्टिन्यूटी था कि मान लो अ फंक्शन continuity in 1 variable calculus, है ना. continuity in 1 variable तो क्या होता है, a function f मान लो डिफाइंड है किसी डोमेन D पे, ठीक है ना, D to R, D इसका डोमेन है, is continuous at point A which belongs to domain if and only if. तो क्या कंडीशन है कंटिन्यूटी की, and limit equal to right hand limit equal to value of the function at that point. ठीक है ना. देखिए नवीन कुछ कह रहे हैं, आपका माइक ऑन है. सो योगा लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to f of a. so limit x tends to a fx is equal to f of a. so ये आपका डेफिनेशन है. ये इक्विवेलेंटली यू राइट की अगर लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो उस केस में आ जाएगा. तो सिमिलर चीजें सेकेंड वेरिएबल कैलकुलस में, कुछ अलग नहीं है यहाँ भी. तो 2 वेरिएबल बात करेंगे, कॉन्टिन्यूटी इन 2 वेरिएबल, है
ना, कॉन्टिन्यूटी इन टू वेरिएबल। सो ऐसा है कि अ फंक्शन, अब यहां पे क्या होगा आपका, टू वेरिएबल का है ना, तो f xy है ना, डिफाइंड और मान लीजिए डी पे है, सेट डी इसका डोमेन, यहां पे डोमेन डी लिख रहा हूं मैं, इज कॉन्टिन्यूअस एट a कॉमा b बिलोंग्स टू d। सो a कॉमा b आपका पॉइंट है जो डोमेन d में है ना। इफ एंड ओनली इफ, क्या डेफिनेशन होगी, क्या लिखना चाहिए, इसी पॉइंट ए बी पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा, कैसे लिखेंगे, आइडिया होगा, अभी तो बताया था मैंने, कोई बताओ। ठीक है ना, सिंपली वैसे जैसे वन वेरिएबल लिखा हमने, ठीक है। लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए कॉमा बी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉमा बी, सिमिलर। और अभी आप क्या सीख रहे थे, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी डिस्कस किया हाउ टू कैलकुलेट दिस लिमिट। अब ये लिमिट की जो वैल्यू आएगी, एक तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, एंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सो जो लिमिट की जो वैल्यू आएगी, दैट लिमिट मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट ए कॉमा बी। तो ये इक्वल होने चाहिए दोनों, सो बोथ शुड बी इक्वल, है ना। अब जो क्वेश्चन पूछा है मैंने, जैसे ये क्वेश्चंस देख लो, अब इन्हीं 6 क्वेश्चन में आपसे पूछे कौन कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, कुछ नया तो है नहीं। अब इसी में आप, मैंने फंक्शन लिख रखा है इस तरीके से, सो आई कैन आस्क यू व्हिच फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। बताइए में से कौन कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो पहले में लिमिट एग्जिस्ट किया था, यस, तो लिमिट एग्जिस्ट किया था, यस, कॉन्टिन्यूअस है, यस, ठीक। दूसरे वाले में लिमिट एग्जिस्ट किया था, नो, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस, नो, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। थर्ड वाले में लिमिट एग्जिस्ट किया था, डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, यस, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, होगा, कॉन्टिन्यूअस है। फोर्थ, क्या फोर्थ वाला कॉन्टिन्यूअस है, लिमिट एग्जिस्ट किया था 0 0 पे, हाँ लिमिट एग्जिस्ट किया था बट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, हाँ, सो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है आपका, लिमिट एग्जिस्ट किया है 0 0 पे बट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एक्चुअली, और सो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब ये वाला देखिए, इसमें लिमिट एग्जिस्ट किया है, सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया था तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिट 1 आई थी और वैल्यू 0 है ना। सो यहाँ जब आपने लिमिट फाइंड किया तो वैल्यू, वो लिमिट इज 1 बट द फंक्शन वैल्यू एट 0 0 इज 0, तो 1 एंड 0 आर नॉट इक्वल, इसलिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये कॉन्टिन्यूअस है नहीं क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया था यहाँ पे, सो लिमिट एग्जिस्ट, यस, कॉन्टिन्यूअस है, यस, ठीक है। थर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा सर, थर्ड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी लोग बताओ जी। हाँ, तो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, आर स्क्वायर हो जाएगी, हाँ न्यूमरेटर आर स्क्वायर हो जाएगी और डिनोमिनेटर आर होगी, तो कैंसिल होगा, क्या बचेगा, एक ऊपर सर आर बच जाएगा, आर बच जाएगा। आर टेंस टू 0 लेंगे तो, क्योंकि आर टेंस टू 0 लेना है बिकॉज एक्स वाई 0 0 है, तो आर टेंस टू 0 तो 0 आ जाएगी, और फंक्शन की वैल्यू 0 0 का 0 है। इन सब में आपने क्या देखा, जो भी क्वेश्चन मैं लिखा हूं इन सब में f at 0 0 0 दे रखा है,
इन सारे फंक्शन में। तो आपको बस लिमिट कैलकुलेट करना था, जो कि हमने अभी किया है कैलकुलेट। सो f00 इन ऑल द फंक्शंस इज 0। नाउ यू हैव टू फाइंड द लिमिट। लिमिट हमने अभी कैलकुलेट किया। लिमिट ऑफ फंक्शन एट ओरिजिन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ओरिजिन, दोनों इक्वल है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब यही सारे फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल चेक करेंगे। तो पहले बात ये समझना पड़ेगा डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है टू वेरिएबल में, है ना। ठीक है जी। तो कॉन्टिन्यूटी सर एक फार्मूला था वन वेरिएबल में, दूसरा का फार्मूला टू वेरिएबल में भी। हाँ हाँ डिफरेंशिएबिलिटी का ना, दोनों का कंटिन्यूटी का भी तो था माइनस कॉन्टिन्यूटी है कौन सा फार्मूला? डिफरेंशिएबिलिटी में है, कॉन्टिन्यूटी में नहीं है। हाँ वो तो वहां पे है ना, डिफरेंशिएबिलिटी में है एक्चुअली, कॉन्टिन्यूटी में नहीं। कॉन्टिन्यूटी बस ये लिमिट ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन बोथ शुड बी इक्वल, चाहे वन वेरिएबल या टू वेरिएबल कैलकुलस हो, दोनों में। चलो अब आते हैं थोड़े डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है ना, क्वेश्चंस हमने वही सॉल्व कर लिए कॉन्टिन्यूटी के। आप चाहो तो अलग से एक क्वेश्चन अगर ट्राई करना चाहो तो मैं एक लिख देता हूँ। ऐसे क्या ही नया होगा, आप कर ही लोगे सब, है ना। लिखो एक क्वेश्चन लिखो। तो एक क्वेश्चन ये है, मतलब ऐसा मुश्किल तो है नहीं। f of x comma y is given as xy x square minus y square upon x square plus y square when xy is not 0 and 0 when 0 0। तो ऑप्शन ए है ऑप्शन सी है आपका है ना। आसान क्वेश्चन है ये, बताइए आंसर। सर पी एंड डी। ये सर पी ठीक है। तो
ठीक है ना, तो ये समझ आ रहा होगा। तो लिमिट जब आप फाइंड करोगे एक्स वाई टेंस टू 0 0 की, तो सिंपली आप देख पा रहे हो कि न्यूमरेटर की डिग्री जो है ना, कितना ज्यादा है ना, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2 + 2 4 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री जस्ट 2 है। आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो आर स्क्वायर टाइम दिस इनटू इस तरह से आएगा, तो मतलब 0 0 ही आएगा, मतलब 0 आ जाएगा, और f0 0 इज ऑलरेडी 0। तो लिमिट इक्वल है, तो सिंस लिमिट x, y टेंस टू 0 0 fxy इज इक्वल टू f0 0, इसीलिए f इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, ठीक है ना। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 0 पे, कॉन्टिन्यूअस है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, सो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, कॉन्टिन्यूअस भी है। तो इस तरह से और डिफरेंशियबिलिटी पे आते हैं। डिफरेंशियबिलिटी इन वन वेरिएबल। आप किसी फंक्शन में, वन वेरिएबल का फंक्शन है, कब बोलते हो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है? मान लो a function f is differentiable at point A in its domain में है, ठीक है ना। if and only if, मतलब डोमेन का कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। if and only if क्या होता है? कब बोलेंगे डिफरेंशिएबल है? So if and only if, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, x tends to a, this limit है ना, जो है एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड उसके बाद हम बोलते हैं अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, सो देन वी कॉल, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव, एंड वी राइट f dash a is equal to this, है ना। This is derivative, this we call, this is derivative of fx at x is equal to a। हम बोलते हैं कि f dash x डेरिवेटिव है फंक्शन का a पे। आपने ऐसा भी देखा होगा h के टर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h, क्योंकि मैं a पे बात कर रहा हूँ, तो f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन एच, है ना। अब इसी में इसका राइट हैंड लिमिट ले लो तो उसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। मतलब h टेंस टू 0 प्लस कर दूं तो राइट हैंड डेरिवेटिव है, h टेंस टू 0 माइनस कर दो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। यहाँ पे x टेंस टू a प्लस कर दो तो राइट हैंड डेरिवेटिव है, x टेंस टू a माइनस तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मतलब when x lies in left neighborhood of a then it is left hand derivative, when x lies in right neighborhood of a then it is right hand derivative, ये टर्म, ठीक है ना। तो ये वो डिफरेंशियलिटी वन वेरिएबल में होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। वहां आप क्या करते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वहां पे ये तो डेफिनेशन हो गया। जनरली आप क्या करते हो, थ्योरम क्या होता है, या इसी चीज को आप लिख सकते हो कि f is differentiable at a, है ना। so f is differentiable at a if and only if लिमिट क्या करते थे आप, मान लो x टेंस टू a माइनस fx minus fa upon x minus a is equal to limit x tends to a plus fx minus fa upon x minus a, यही ना। या दूसरे तरीके से that is limit h tends to 0 plus fa plus h, f of a plus h minus fa upon h is equal to limit h tends to 0 plus, दोनों में 0 प्लस लिख रहा हूं बट मैं देखना टर्म्स अलग अलग लिखूंगा, f of a minus h minus fa upon h। ध्यान से देखो,
है ना। सो इसको बोलते हैं हम लेफ्ट, ये तो हालांकि मैंने प्लस वाला पहले लिख दिया, तो प्लस वाला पहले लिख दिया, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव है ना। लगता है थोड़ा चेंज कर देता हूँ, h टेंड्स टू 0 माइनस, अच्छा सॉरी दोनों में प्लस ही लिखना पड़ेगा मुझे, तो मुझे इसको बदलना पड़ेगा, वो तो ठीक ही था। ठीक है ना, यहाँ पे क्या किया मैंने, x के यहाँ x टेंड्स टू a प्लस था ना, a माइनस था, तो मुझे इसको पहले उसको बाद में लिखना चाहिए। सो मतलब अगर मैं इक्वल माइनस आएगा ना, माइनस वाले में ध्यान से देखो, ध्यान से चलो। सो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ इक्वल टू। अब देखो अभी देखो ध्यान से, क्या दोनों सेम है कि नहीं, इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ x टेंड्स टू a माइनस था, तो x की वैल्यू a से कम है, तो मैंने x को रिप्लेस किया a माइनस h, दिस इज h, a माइनस h। यहाँ x टेंड्स टू a प्लस है, x की वैल्यू a से ज्यादा है, तो आई रिप्लेस्ड x बाई a प्लस h। तो h तो पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, a प्लस h में जब h पॉजिटिव होगा तभी तो a से ज्यादा होगा, a माइनस h में h पॉजिटिव होगा तभी तो a माइनस h a से कम आएगा। आप चाहो तो इसको मैं एक बार और लिख देता हूं, उस तरीके से लिख सकता हूं जो आप शायद सोच रहे हो। सो उस तरीके से मैं ऐसा लिख सकता हूं इसी चीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, फिर यहां भी मुझे a प्लस h ही लिखना पड़ेगा। आपको बस लिमिट समझना है, एक्चुअली लिमिट की यहाँ पे समझ चाहिए। h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। और ध्यान दो ये तीनों एक ही चीज है, and we call it left hand derivative and we call this right hand derivative। लिमिट नहीं, डेरिवेटिव। ओके या पूछो, क्वेश्चन पूछो अगर अभी ओके नहीं है तो। यू आस्क क्वेश्चन, कहाँ दिक्कत है? सर इसमें ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है इसमें एक माइनस देखो ध्यान से, माइनस होगा लेफ्ट हैंड वाले में यहाँ डिनोमिनेटर नीचे माइनस दस होता है ना। यहाँ पे, डिनोमिनेटर अच्छा हाँ वो सॉरी मैं, अच्छा वहाँ मैंने गलती किया है, एक मिनट हाँ तुम सही कह रहे हो, वो मैंने कहाँ पे गलत किया है, यहाँ पे गलत किया है। माइनस वाले में हाँ एक मिनट, वहाँ पे और यहाँ पे भी ना, नहीं बोला अब ठीक है, अभी ठीक है ना, अब सही है। हाँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे x माइनस ए लिख रहे थे ना, जब मैंने x को रिप्लेस किया a माइनस एच और a को a, तो x को रिप्लेस किया a माइनस एच माइनस a माइनस एच, है ना। और यहाँ पे आएगा, एक मिनट, सो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है ना। सर लेकिन जब h 0 में पॉजिटिव से टेंड कर रहा है तो फिर प्लस h ही ना होगा। नहीं नहीं नहीं, माइनस एच होगा ना सर वहाँ पे, यहाँ पे क्यों माइनस एच होना चाहिए? ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, वो यहाँ किया ना मैंने, नीचे वाले में नहीं नीचे वाले मैंने a प्लस एच लिया हुआ है, यहाँ h खुद ही नेगेटिव है, यहाँ पे h खुद ही नेगेटिव है, यहाँ h तुम्हारा पॉजिटिव था इसलिए माइनस एच लिखा तुमने, यहाँ h खुद ही नेगेटिव है, यहाँ h पॉजिटिव है मेरा। एक बार फिर से चेक कर लो, कहीं हो सकता है मुझसे भी कई बार गलती हो जाती है, बट यहाँ ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप x माइनस एच ही तो लिख रहे हो ना एट द एंड, तो यहाँ जो मेरा x है वो a प्लस एच है, यहाँ जो a है वो a है, तो डिफरेंस लोगे a प्लस एच माइनस a, तो h ही बचेगा इसमें। यहाँ मैंने a माइनस एच रखा हुआ है इसलिए माइनस एच आएगा, यहाँ बस माइनस एच आएगा। तो मैं भी 12th क्लास जब आप लोग पढ़ते हैं वहां पे ये पढ़ाया जाता है, जहाँ तो मुझे याद है 11 12th में आप ये देखते होंगे, या बुक में भी एनसीईआरटी से भी यही लिखा रहता है, या ये ओके है, आपको कोई दिक्कत ना हो तो पहला वाला काफी है, आप यही याद रखो। इसी को मैंने दो अलग तरीके से लिखा है, यहाँ एच को खुद ही नेगेटिव ले लिया है, तो इसलिए a माइनस एच, यहाँ एक एच खुद ही नेगेटिव है, तो a प्लस एच इज लेस देन a एक्चुअली, और यहाँ प्लस एच ही रहेगा क्योंकि वो नेगेटिव है खुद ही, इसीलिए। ठीक है, सो दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव, वेरीफाई कर लो आप लोग। सो ये तो वन वेरिएबल डिफरेंस है जो हमने पहले भी लिखा होगा, तो ये वन वेरिएबल में ये डिफरेंशियबिलिटी है। आइए टू वेरिएबल में आते हैं।
बताओ भाई। सो डिफरेंशिएबिलिटी इन टू वेरिएबल, so a function f of x comma y is differentiable at point AB in its domain if and only if। बताइए। h comma k tends to 0 comma 0 f of a plus h comma b plus k f of h b plus k b plus k minus f of a b plus माइनस h plus h f x a b प्लस एच या माइनस एच, एक बार चेक करो। एक बार चेक करो, तुम जहां से बोल रहे हो बुक में देखो। अच्छा, तो ये मुझे पढ़ाने के लिए पहले आपको पार्शियल डेरिवेटिव मुझे बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ जो यूज किया ये पार्शियल डेरिवेटिव यूज कर रहा हूँ। सो पहले ये चीज डिस्कस करने के लिए आई हैव टू डिस्कस द पार्शियल डेरिवेटिव, तब डिफरेंशिएबिलिटी पे आ सकते हैं। एंड दिस क्वांटिटी शुड बी 0। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी टू वेरिएबल में, यहाँ पे ये है f का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, y को कांस्टेंट मान के पार्शियल डेरिवेटिव, ये y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में f का डेरिवेटिव x को कांस्टेंट अज्यूम करके। तो इसके लिए मुझे पार्शियल डेरिवेटिव पहले बताना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे आएंगे। पार्शियल डेरिवेटिव देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मुझे पार्शियल डेरिवेटिव समझना पड़ेगा, और पार्शियल डेरिवेटिव पहले आते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगे। सो पार्शियल डेरिवेटिव, है ना, ठीक है। तो मुझे देखना है पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में क्या एक ही वेरिएबल है, सो यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दैट ओनली, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आपके पास टू वेरिएबल है, सो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है कि अगर मुझे f को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, है ना, सो क्या होता है, मान लो x कॉमा y, या मैं एट पॉइंट, है ना, या इसको लिखेंगे fx किस पॉइंट पे, सो अभी xy पे लिखो या ab पे डिफाइन कर देता हूं पहले मैं, fx एट ab। सो partial derivative of f of x comma y with respect to x at point a comma b, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर जनरल डिफाइन कर सकता हूं। सो इसका डेफिनेशन क्या होता है, लिमिट बताओ कोई, h tends to 0 f of a plus h comma b f of a b। ये पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे, आपको x, अगर आपको xy पॉइंट पे चाहिए तो xy पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे ही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ fxy विथ रेस्पेक्ट टू y एट पॉइंट a कॉमा b, a भी को हटा के xy रख दो तो पार्शियल डेरिवेटिव इन जनरल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो डेल एफ अपॉन डेल वाई एट ए कॉमा बी, जिसको मैं लिखूंगा एफ वाई एट ए बी। सो दिस इज लिमिट के टेंस टू 0। सो बस देखो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट था तो x में इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे जस्ट, है ना, b एज इट इज है, a में इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे क्या होगा, सो a कॉमा b प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन के, ये है। सो इन जनरल अगर बात करें हम, सो इफ वी टॉक इन जनरल, तो जैसे हम जानते हैं वन वेरिएबल कैलकुलस में f डैश x क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, वन वेरिएबल में, ठीक है। तो वैसे ही अभी टू वेरिएबल का है, सो मुझे एफ एक्स एट एक्स वाई चाहिए, मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट पॉइंट इन जनरल एक्स कॉमा वाई। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन एच। ये हो गया। अगर मुझे एफ वाई चाहिए एट एक्स वाई मीन्स डेल एफ अपॉन डेल वाई एट एक्स कॉमा वाई। सो इसको मैं h में लिख सकता हूं, लेकिन हम लोग चूंकि k में फॉलो करेंगे, h की जगह मैं k लिख देता हूं। यहां भी h लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सो ये आपका क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव इन जनरल डेफिनेशन हो गया। एग्जांपल से समझा देता हूं मैं। तो हालांकि ये बहुत आसान टॉपिक है। जैसे मेरा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर मान लीजिए। तो मुझे इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, क्योंकि ये पॉलिनोमियल टाइप का हो गया टू वेरिएबल में। तो जस्ट डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट अज्यूम करके। सो ये 2x y को कांस्टेंट अज्यूम करना है, तो ये 2y और ये हो गया 0, क्योंकि y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। सो 2x प्लस 2y एफ वाई एक्स वाई। सो यू डिफरेंशिएट इट विद टू y assuming x as a constant। तो 0 प्लस 2x, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस 6y। तो ये हो गया 2x प्लस 6y। चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। आई थिंक ठीक है ना। तो इस स्लाइड में किसी को डाउट है? सो चेक, ये डेफिनेशन था एट ए बी पे डिफाइन किया, यही चीज इन जनरल यहाँ डिफाइन किया मैंने। वो वन वेरिएबल का डेरिवेटिव का डेफिनेशन है। ये एक एग्जांपल लिखा है मैंने। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। So I think we'll continue this topic partial derivative and differentiability of two variable next class में, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। पार्शियल डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी डेफिनेशन यही है। अब किसी फंक्शन को आप चेक कर सकते हैं किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, सो दिस लिमिट शुड गो टू 0। अगर वो 0 पे नहीं जा रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मतलब दिस डज नॉट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। टू वेरिएबल कैलकुलस में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए होगा पॉइंट पे, जो कि यहाँ मैंने डिफाइन किया है। तो ये डेफिनेशन है, इतना जरूरत नहीं है। ये जरूरत तब है जब फंक्शन बहुत क्रिटिकली डिफाइंड हो अलग अलग पॉइंट पे। अदरवाइज डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, इस तरह से पुट कर लो। अगर वैसे नहीं डिफरेंशिएट हो सकता, अगर अलग अलग है ना केसेस रहते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी पहले डिफिकल्ट है, देन यू कैन यूज दिस डेफिनेशन। सो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज हमने डिस्कस किया लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी और पार्शियल डेरिवेटिव, but partial derivative and differentiability will continue next class of function of two variable। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। अभी नेक्स्ट क्लास है, ओके। थैंक यू सर।